हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय के 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार किया जाता है। जो मूत्र बनता है उसकी मात्रा का नियमन कैसे होता है, कितनी मात्रा में मूत्र बनेगा या कम मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा, उसका नियमन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। दोस्तों हमें भी पता है मौसम के अनुसार हमारे मूत्र भी अधिक मात्रा में कम मात्रा में रिलीज होते हैं। गर्मियों में कम मात्रा में मूत्र निकलते हैं, सर्दियों में ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो ये मात्रा किस प्रकार से नियमन हुआ। तो दोस्तों ये मूत्र का नियमन जल के पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। अगर जब मूत्र का हमारे रक्त का फिल्ट्रेशन होता है तो उस समय जो पुनः अवशोषण होता है जल का, अगर वो जल का पुनः अवशोषण अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में पुनः अवशोषण हो रहा है, उस बात पर निर्भर करता है। तो वो कैसे करता है, यदि हमारे शरीर के ऊतकों के पास पर्याप्त मात्रा में जल है तो पर्याप्त मात्रा में अगर जल है तो बड़ी मात्रा में तनु मूत्र का उत्सर्जन होता है। यदि हमारे शरीर में जल पूर्ण मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में जल है, तो जो मूत्र का अवशोषण होगा वो तनु रूप में होगा, उसके अंदर मूत्र के अंदर जल की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो मूत्र भी क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। जब यदि हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है, जल की मात्रा कम है, तो जल का पुनः अवशोषण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जल का पुनः अवशोषण अधिक होगा, मूत्र कम मात्रा में रिलीज होगी, मूत्र सांद्र होंगे, क्या होंगे, सांद्र होंगे, उसमें जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा कारण क्या है, यदि हमारे शरीर के अंदर घुलनशील अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक है, यदि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, यूरिया जैसे जो मूत्र के रूप में बनते हैं, वैसे पदार्थ अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बने हैं तो उन पदार्थों को जल के अंदर घुलित अवस्था के अंदर बाहर त्यागने के लिए क्या है, जल अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो उसके लिए भी जल अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, तो जिससे मूत्र का उत्सर्जन अधिक होगा। यदि हमारे शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम है तो उसके उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना, सिंपल सी बात है, शरीर में जल कम है तो मूत्र बाहर कम निकलेगा, शरीर के अंदर जल अधिक है तो मूत्र शरीर से बाहर अधिक निकलेगा। यदि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक है तो जल बाहर, मूत्र ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। यदि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम है तो मूत्र उत्सर्जन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है। शाकाहारियों की छोटी आंत और बड़ी आंत समझते हो ना, तो छोटी आंत होती है जो शाकाहारी, वो क्या होती है, लंबी होती है। शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है, जबकि मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है। मांसाहारी जो जीव है जैसे कि शेर है, चीता है, भालू है, तो जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनकी जो छोटी आंत है वो छोटी होती है, जबकि शाकाहारियों की छोटी आंत है वो लंबी होती है। जैसे मनुष्य के अंदर 7 मीटर जितनी लंबी छोटी आंत है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, शाकाहारी जो भोजन करते हैं उसमें अधिकतर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है दोस्तों। क्या होता है, सेल्यूलोज, क्योंकि वो क्या खाते हैं, अधिकतर घास खाते हैं। मनुष्य को छोड़ दो, मनुष्य भी खाता है घास, तो ठीक है ना, लेकिन मनुष्य नहीं खाता है घास। ठीक है ना, मनुष्य के सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्या थी, अपेंडिक्स थी, जो अभी अब नहीं खा रहे हैं तो उसको क्या होगी, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, अवशेषी अंग के रूप में। तो जितने भी शाकाहारी जंतु हैं जो सीधे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो खाते हैं, तो जैसे गाय भैंस जितने भी हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। उसके अंदर मात्रा किसकी अधिक होती है, सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। और सेल्यूलोज थोड़ा जटिल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, और समय लगने के लिए आहार नाल छोटी आंत क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, लंबी। तो क्या लिखा है, शाकाहारियों के भोजन में अधिकतर सेल्यूलोज होते हैं क्योंकि अधिकतर घास खाते। क्या खाते दोस्तों, अधिकतर घास। और सेल्यूलोज के पाचन के लिए लंबी पाचन नली की आवश्यकता होती है। तो सेल्यूलोज खाएंगे, सेल्यूलोज जटिल पदार्थ है, उसको पाचन करने के लिए समय लगेगा, तो जटिल प्रोसेस है, उसके लिए आहार नली क्या चाहिएगी, लंबी चाहिएगी, सीधी सी बात है। जबकि जो मांस का पाचन सेल्यूलोज की अपेक्षा शीघ्र हो जाता है, जबकि अगर कोई मांस खाता है तो मांस का पाचन इस सेल्यूलोज से शीघ्र हो जाता है। सेल्यूलोज का पाचन थोड़ा लेट होता है, समय लगता है, मांस के पाचन में थोड़ा कम समय लगता है। ठीक है ना दोस्तों, तो शीघ्र हो जाता है, और जिसके कारण शाकाहारियों की आंत
मांसाहारियों से क्या होती है, लंबी होती है, और शाकाहारियों की छोटी आंत क्या होती है, मांसाहारियों की छोटी आंत क्या होती है, छोटी होती है। ये बात समझ में दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि सेल्यूलोज जटिल तत्व है, जो कि शाकाहारी क्या खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं, इसलिए उसकी छोटी आंत लंबी है। मांसाहारी है, वो मांस का पाचन कम समय में हो जाता है, इसलिए उसकी छोटी आंत छोटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गैसों के विनिमय, गैसों का आदान प्रदान के लिए मानव में फुफ्फुस यानी फेफड़ा में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो हमारे शरीर में गैसों का विनिमय करना, ऑक्सीजन को छोड़ना है, ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, तो इसके लिए हमारे फुफ्फुस किस प्रकार से अपने क्षेत्रफल को अधिकतम बनाने के लिए अभिकल्पित होते हैं, कैसे अपने क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती है, पता है ना, श्वसनिकाएं ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नलियां होती हैं, बड़ी बड़ी नलियों से जाके जाके छोटी छोटी नलियों में और छोटी छोटी नलियों में और छोटी छोटी नलियों में, फिर उसके आगे गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुप्पिका कहते हैं। क्या तो कहते हैं दोस्तों, कुप्पिका कहते हैं। और जो अधिकतम क्षेत्रफल बनाती हैं, और कुप्पिकाएं बहुत सारी कुप्पिकाएं होती है, करोड़ों की संख्या में इसमें, करोड़ों की संख्या इसमें, तो बहुत सारा क्षेत्रफल बना। अगर हम सारी कुप्पिकाओं को खोल दें, कुप्पिकाएं किस प्रकार की होती है दोस्तों, इस प्रकार की जब कुप्पिकाएं होती है, अगर मैं इसको खोल दूं, इस कुप्पिका को खोल दूं, ऐसे सीधा कर दूं, तो ऐसे सीधा करूंगा तो ऐसा क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा। तो ऐसे सारी कुप्पिकाओं को अगर मैं खोल दूं, तो उसका सतही क्षेत्रफल हो जाएगा 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर, 80 मीटर ऐसे, 80 मीटर भी ऐसे, 80 वर्ग मीटर हो जाता है। और सतही क्षेत्रफल बढ़ने से गैसों का विनिमय अधिक कुशलता से होता है, और सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो गैसों का विनिमय आसानी से हो जाएगा, अधिक कुशलता से हो जाएगा। इस प्रकार से फुफ्फुस अपने सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। चित्र बनाने में से कोई भी एक चित्र आ सकता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र आ सकता है, पाचन तंत्र आ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। और फिर उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये दोनों आ सकते हैं। फिर श्वसन तंत्र, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार चित्र को आप अच्छे से पढ़ लेना, चित्र बहुत आसानी से याद होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग के अंदर चित्र बना के अच्छे से माइंड से, ठंडे माइंड से बेटा पढ़ लेना, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, मैंने यहाँ चित्र नहीं बनाया, आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लस्सी का क्या है दोस्तों, रक्त क्या है, ये तो आप जानते हैं। रक्त क्या होता है, रक्त के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, उनका क्या कार्य होता है। तो अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना, लस्सी का क्या है। लस्सी का एक तरल संयोजी उत्तक है। जिस प्रकार रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, उसी प्रकार लस्सी का भी क्या एक तरल संयोजी उत्तक है। कोशिकाओं तथा उत्तकों के बीच पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, ठीक है ना। जबकि रक्त तो कहाँ पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं में, ठीक है ना, कोशिकाओं में। जबकि ये कोशिकाओं तथा उत्तकों के बीच जो रिक्त स्थान है वहां पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर दोस्तों, इस लसिका के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, रुधिर पट्टिकाणु ये भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, लाल रक्त लसिका के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं और रुधिर पट्टिकाओं का अभाव होता है, ठीक है ना। किंतु इसके अंदर श्वेताणुओं की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। ये लस्सी का श्वेत होता है, श्वेत जैसा कलर दिखता है, ठीक है ना। तो वो श्वेताणुओं की मात्रा अधिक होती है किसके अंदर, लसिकाओं के अंदर। तो ये आपको समझ में आया होगा, लस्सी का एक तरल संयोजी उत्तक है जो कि उत्तकों एवं कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थानों में पाया जाता है। इसके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं पट्टिकाणु का अभाव होता है। इसके अंदर किसकी मात्रा अधिक होती है, श्वेताणुओं की मात्रा अधिक होती है। ये हो गया लसिका के बारे में। प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। पादप अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करता है। पादप के अंदर जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र लगा होता है, हमारे अंदर श्वसन तंत्र है, उससे भी हम अपशिष्ट पदार्थ गैस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उत्सर्जन तंत्र जो हमारे मूत्र के रूप में या मल के रूप में चीजों को बाहर त्याग देते हैं। तो उसी प्रकार पादप के अंदर भी तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो अपने कैसे पदार्थों को बाहर निकालता है। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए क्या करता है, वही पादप के अंदर अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं पता है, रेंजिन है, गोंद है, ठीक है, टेनिन है, ये क्या होते हैं पादप के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्रश्न ये भी आता है कि निम्न में से पादप के अपशिष्ट पदार्थ क्या है, या किन्हीं दो पादप अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है रेंजिन है, गोंद है, वो हमारे लिए तो अच्छे हैं लेकिन पादप के लिए क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं पादप अपशिष्ट पदार्थों को कैसे रिलीज करता है। तो पादप वात रंध्रों, पादप के अंदर जो वात रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर छोटे छोटे लेटी कोशिकाओं द्वारा विसरण से, ठीक है ना दोस्तों, श्वसन से निर्मित CO2 का बाहर जल वाष्प को बाहर त्याग देता है। तो जो छोटे छोटे रंध्र लगे होते हैं उनसे जो पादप जब श्वसन अभिक्रिया करता है, श्वसन के द्वारा क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 क्या करता है, त्यागता है।
तो वो CO2 त्यागता है श्वसन के दौरान, तो वात रंध्रों से CO2 को त्याग देता है, साथ में जो जल वाष्प बनती है उसको भी त्याग देता है। फिर क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, और भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वो कहाँ डाल देता है, पत्तियों में डाल देता है, फलों में डाल देता है, ठीक है। और जब वे फल व पत्तियां उस पेड़ से अलग हो जाती हैं तो उनसे छुटकारा मिल जाता है। कितने देखो अच्छी बात है, पादप अपने जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं फलों के अंदर भेज देते हैं, पत्तियों के अंदर भेज देते हैं, और जब भी पत्तियां मुरझा के नीचे गिर जाती हैं, फल पक के नीचे गिर जाते हैं, तो उन्हें छुटकारा मिल जाता है। और क्या है, अन्य अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि गोंद है, रेजिन है, टेनिन है आदि मृत जाइलम में भेज दिए जाते हैं, तथा अनेक उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में संचित होता है। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। और क्या है, रेजिन जैसे पदार्थ है, रेजिन है, गोंद है, टेनिन, ये क्या करता है, जाइलम जो पुराने जाइलम है मर चुके हैं तो उसके अंदर भेज देता है, ठीक है ना। और साथ में अनेक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि कोशिकाओं के बीच में रिक्तिका होती है, खाली स्थान होते हैं, वहां पर संचित हो जाता है। इस प्रकार से पादप अपने आप में अपशिष्ट पदार्थों से क्या पाता है, छुटकारा पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं। दोस्तों श्वसन हमने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा है, श्वास को लेना श्वास को छोड़ना श्वसन कहते हैं, लेकिन आप 10वीं क्लास में हो तो श्वसन को थोड़ा अलग लिखना है, ऐसे नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ने वाले ऐसे लिखते हैं भाई, जिसको याद नहीं होता है श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन को लेते हैं, श्वास को लेना श्वास को छोड़ना श्वसन कहते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, आप 10वीं क्लास में हो तो वह क्रिया जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, वह क्रिया जिसमें भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना दोस्तों, जिसके फलस्वरूप भोजन क्या है, ग्लूकोज, हमारा जब शरीर का भोजन का पाचन हो जाता है कोशिकाओं के पास क्या पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचता है। तो वह क्रिया जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, भोजन बनने के साथ क्या बनता है, CO2 बनती है, जल बनता है, साथ में ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। साथ में ऐसी परिभाषा लिखने के साथ आपको लिखना है ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, उसका ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन साथ में जोड़ दो, 6 ऑक्सीजन 6 O2 जोड़ दो, और एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, 6 CO2 बन जाएगा, 6 H2O बन जाएगा, साथ में ऊर्जा निकल जाएगी। ऊर्जा किसके रूप में निकलेगी, ATP के रूप में, और ATP का पूरा नाम भी बताना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत सिंपल सी बात है, भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो जिसके फलस्वरूप CO2 तथा H2 बनती है और ATP ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, श्वसन कहलाता है। और ये अभिक्रिया लिख दो, आपके साथ श्वसन पूरा हो गया। फिर जाति उद्भव क्या है, जाति उद्भव क्या है, जाति क्या होती है, किसी चीज की स्पीसीज क्या होती है जाति, और नई जाति के उद्भव के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार, नई जाति कैसे उत्पन्न होती है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और जाति का उद्भव है क्या। तो जाति समान वष्टि, समान वष्टि एक समान प्रकार की बहुत सारी संख्या होती है, तो जाति समान वष्टि के जीवों की जनसंख्या है जो परस्पर जनन करके नई जनन सम जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जाति एक समान प्रकार के जीवों की एक संख्या है जो आपस में जनन करके नई जाति उत्पन्न करने की उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है, जाति होती है। फिर जाति के उद्भव होने के मुख्य क्या क्या कारक, भाई नई जाति कैसे बनी, उत्परिवर्तन के द्वारा, अचानक कोई उसके अंदर DNA के अंदर कुछ परिवर्तन हो गया जिससे कोई नया लक्षण आ गया, जिससे कोई नई जाति बन गई। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, भौगोलिक पृथक्करण के द्वारा, भौगोलिक पृथक्करण हो गया, बीच में कोई नदी बह गई, पहाड़ आ गया, कोई कैसे भी कुछ भी करके भौगोलिक पृथक्करण हो गया, उसकी वजह से जीन प्रवाह, ये सभी कारक जिसकी वजह से नई जाति का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको किस प्रकार से समझ में आए, तो मुझे लगता है आप अगर अच्छे से ध्यान से समझ रहे हो तो आसानी से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ो तो इतने इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि सारी चीज़ आपके अंदर दिमाग के अंदर फिट हो जाए। एकदम खुद टीचर बन के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा याद हो जाएगी और आसानी से आप अपने एग्जाम के अंदर 95 क्रॉस करोगे। दोस्तों लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत अच्छी करो, आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। और ये खुशी आपकी नहीं है, साथ में आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को भी ये बड़ी खुशी मिलने वाली है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये हमारे लिए, अगर आप चैनल को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। हमको लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं और हमारे वीडियो देखते हैं तो हमें और बनाना चाहिए, ये हमें अंदर से फील आता है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे आपके लिए और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का भी संकलन और वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के